हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सात्विक कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का अपना अगला टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट क्या होता है? आपको मालूम है क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स विद एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या आता है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब गोल्स, आपके जो टारगेट्स हैं उन्हीं को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन एक प्रॉपर डेफिनेशन भी इसका होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा objectives are the ends which management want to achieve देखिए बच्चों, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स व्हिच अ मैनेजमेंट वांट टू अचीव। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी क्यों सेटअप होती है? क्या उसका एम होता है? उसका ये एम होता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, हम अपने गोल को, टारगेट को अचीव करें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव को एक एंड पॉइंट माना जाता है। क्यों एंड पॉइंट? देखिए, प्लानिंग से स्टार्ट होता है। प्लानिंग करते हैं, फिर फंक्शन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग और फिर कंट्रोलिंग तक हो गया। उसके बाद हमारा एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। हुआ ना, एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव हमारे लिए क्या है? एक एंड पॉइंट है। आइए डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं? स्टाफिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं? डायरेक्टिंग, और एंड में हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं। यही तो मैंने पढ़ाया था कि जैसे हमने ये फंक्शन परफॉर्म किया, जैसे एक मैनेजर ने ये फंक्शन परफॉर्म किया, उसके बाद गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। यानी कि इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव। देखिए, ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। इसलिए देखिए, इसमें सबसे एंड पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव इज द एंड पॉइंट, और इसीलिए कहा गया है ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड। एंड मींस एंड पॉइंट विच अ मैनेजमेंट वांट टू अचीव। समझे आप? ये डायग्राम आप जरूर बना लीजिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब हमारा सेकेंड पॉइंट क्या आता है? सेकेंड पॉइंट आता है हमारा different organizations have different objectives. इसमें लिखता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ? देखिए, इस पॉइंट का ये मतलब होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। से फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है मैक्स लिमिटेड।
उसका टारगेट है कि हमें सेल्स इंक्रीज करना है 10% से। दूसरी कंपनी है वार्नर लिमिटेड, उनका टारगेट है कि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है 20% से। एक कोई और कंपनी है से फॉर केडिया लिमिटेड, उनका टारगेट है कि हमें परचेज पावर इंक्रीज करना है 55% से। सो इन तीनों कंपनी से हमें क्या पता चलता है, ये तीनों अलग अलग कंपनियां हैं और जिनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो एक बात याद रखिए बच्चों, कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सेम ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है इसमें, बट याद आ गया, बट आ गया यहाँ पे। बट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन can be classified into 3 categories. लिखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें थर्ड पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। देखिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कहीं के भी ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऑब्जेक्टिव को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उनके ऑब्जेक्टिव को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। और वे कौन कौन से हो गए? सबसे पहला हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल। ये हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा हमारा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। और तीसरा हमारा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों याद रखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो आप क्या बोलेंगे? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से? फर्स्ट वन आपका कौन हुआ? ऑर्गेनाइजेशनल। सेकेंड वन आपका सोशल। और थर्ड वन हुआ आपका पर्सनल। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए, हो गया। अब मैं इसे रब करता हूं। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। कितने तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं? 3 तरह के। There are 3 types of objective. कौन कौन से? Organizational objective, social objective and personal objective. Personal objective को हम लोग individual objective भी कहते हैं। चलिए, फर्स्ट वन हमारा क्या है? फर्स्ट वन है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। अब इसमें पॉइंट्स हैं, देखिएगा। These are the main objectives. लिखा है बच्चों इसमें these are the main objectives। इसका क्या मतलब हुआ? जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल है, सोशल है, पर्सनल है, इन तीनों में से सबसे मेन आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कौन सा आता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव।
ये मेन वर्ड को अंडरलाइन जरूर करिएगा बच्चों, एक एज अ की वर्ड। ओके, अब हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, इट इंक्लूड। इसके में भी कुछ पार्ट से इंक्लूड करता है। पहला पार्ट क्या है? सर्वाइवल, सर्वाइवल। दूसरा पार्ट क्या है? प्रॉफिट। और तीसरा पार्ट ग्रोथ। इट इंक्लूड में देखिए बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव। अब इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स आते हैं, क्या क्या? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। पहले कंपनी को मार्केट में सरवाइव करना पड़ेगा। जब वो मार्केट में सरवाइव कर जाएगी तो वो नेक्स्ट फेज उसको फेस करना पड़ेगा प्रॉफिट का। वहां पे उसे प्रॉफिट्स होंगे। जब प्रॉफिट के फेज को कंप्लीट कर लेगी तब उसका ग्रोथ होगा। ये ग्रोथ का फेज है। तो चलिए वन बाय वन स्टडी करते हैं। ये बहुत इजी है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें। सर्वाइवल, सर्वाइवल वाला पॉइंट कहता है सर्वाइवल कहता है कि दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो बच्चों सर्वाइवल होता है, सर्वाइवल वो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव माना जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सॉरी मेन नहीं, सबसे बेसिक, बेसिक मींस बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक, any organization need to survive in the market at survival phase। देखिए बच्चों, इसमें हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था? एनी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू सर्वाइव इन द मार्केट एट सर्वाइवल फेज। सर्वाइवल के फेज में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये जरूरी है कि वो मार्केट में सर्वाइव करे। सर्वाइव करे मतलब सर्वाइव कब पॉसिबल है? सर्वाइव इज ओनली पॉसिबल व्हेन अ कंपनी इज एबल टू जनरेट एनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। मैं एक्सप्लेन करता हूं। सर्वाइवल बच्चों, अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर गए तभी आप प्रॉफिट और ग्रोथ के फेज को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। और सर्वाइवल कब पॉसिबल है, कब सर्वाइव हम लोग कर सकते हैं मार्केट में? व्हेन कंपनीज is able to earn enough revenue to cover its cost। देखिए बच्चों, when company is able to earn enough revenue to cover its cost,
आप मार्केट में सब तभी सरवाइव कर पाएंगे जब आपका रेवेन्यू ज्यादा हो कॉस्ट से। आपने बच्चों क्लास 11th में के माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये जरूर पढ़ा होगा, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, ये सब चैप्टर्स पढ़ाए गए। लेकिन आज मैं आपको रेवेन्यू क्या होता हूँ और कॉस्ट क्या होता है एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक पेन है, ये एक मार्कर है, मार्कर कह लीजिए आप पेन के। इसको बनाने का जो मेकिंग चार्ज आया है, यानी कि जो कॉस्ट इसका आया है, वो है 10 रुपीज। मार्केट में हम लोग इसी मार्कर को बेचते हैं 20 रुपीज में, ठीक है। तब बताइए रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, टोटल सेल्स मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्या? टोटल सेल्स मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इस पेन को बेच के जितना भी पैसा आएगा, मतलब ये पेन की मेकिंग चार्ज क्या है? 10 रुपीज, मार्केट में सेल कर रहे हैं 20 रुपीज में, तो हमने इस पेन को 20 रुपीज में सेल किया। जब इस पेन को बेच के हमारे पास 20 रुपीज आएगा, इस 20 रुपीज को क्या कहेंगे हम लोग? रेवेन्यू कहेंगे, ठीक है। रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। अब तो आपको क्या लगता है, ये जो 20 रुपीज है वो आपका प्रॉफिट हुआ? नहीं, ये आपका प्रॉफिट नहीं है 20 रुपीज। क्यों? क्योंकि इसमें मेकिंग चार्जेस भी आपके जुड़े हुए हैं। मेकिंग चार्जेस यानी कि कॉस्ट आपका ऐड है, ₹10 ऐड हुआ ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ? पेन थी 20 रुपीज की, इसमें से कॉस्ट आपका 10 रुपीज लगा, तो प्रॉफिट कितना हुआ बीच का? 10 रुपीज, 10 आपका प्रॉफिट हुआ। तो एक बात जान रखिए, जानिए बच्चों, कभी भी आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उसका जो भी आपको रेवेन्यू मिलता है वो आपकी कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। कॉस्ट यानी कि मेकिंग चार्जेस से आपका ज्यादा होना चाहिए, तभी आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाए, ठीक है। अगर कॉस्ट ज्यादा हो गया, रेवेन्यू ज्यादा हुआ, तब तो आप सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन कॉस्ट ज्यादा हुआ तो आपकी कंपनी को लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे, और जिसके वजह से वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए। आई एम श्योर बच्चों आपको सर्वाइवल फेज समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फेज, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द lifeblood of any organization। देखिए बच्चों, प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? प्रॉफिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ह्यूमंस में क्या इंपॉर्टेंट है? ब्लड। अगर ब्लड रहेगा तभी ह्यूमन यहाँ पे स्टैंड कर सकता है। अगर आज मेरे अंदर ब्लड है तभी आज मैं आपके सामने खड़े होकर आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट। अगर मेरे अंदर ब्लड नहीं होता तो मैं आपको ये नहीं कर पाता। वैसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्रॉफिट एक लाइफ ब्लड का काम करता है, एक ब्लड के लिए काम करता है, ब्लड की तरह काम करता है। बिना प्रॉफिट के ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर पाए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज नीडेड बिकॉज। अब इसकी हमें जरूरत पड़ती है, क्यों? टू एक्सपैंड रनिंग बिजनेस, इसमें कहता है टू एक्सपैंड द रनिंग बिजनेस। इसका क्या मतलब हुआ? टू एक्सपैंड द रनिंग बिजनेस, इसका ये मतलब हुआ आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, यानी कि आप एक स्मॉलर यूनिट से बिलोंग करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक स्मॉलर यूनिट है, आप उसे मीडियम में बना जाना चाहते हैं या फिर लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल टू लार्ज।
टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। सेकेंड पॉइंट क्या था, टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके यहाँ अभी 1 ईयर में 100 यूनिट्स ऑफ गुड प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन आप इसे इंक्रीज करना चाहते हैं और आप इसे 300 यूनिट्स ले जाना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या खरीदना पड़ेगा? इसके लिए आपको पहले इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे, और इक्विपमेंट में क्या चाहिए? पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए आपको, कि इक्विपमेंट में वो पैसा खर्च किया जाए और जिसके वजह से आपका प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। टू मर्ज वन बिजनेस into another। लिखा है टू मर्ज वन बिजनेस इनटू अनदर। इसका क्या मतलब हुआ? अभी आप सोल प्रोप्राइटरशिप है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक सोल प्रोप्राइटरशिप है। अब आप इसे और बड़ा करना चाहते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन कर लिए, पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप में भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रॉफिट की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, 3 पॉइंट्स बहुत सफिशिएंट, और भी पॉइंट्स लिखा जा सकता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से मालूम है, मुझे इस बात का एकदम श्योर। प्रॉफिट फेज हो गया, आपकी कंपनी सरवाइव कर गई, चलो भैया प्रॉफिट कर गई। अब ग्रोथ का फेज आता है। ग्रोथ इज measured in terms of ग्रोथ को। अगर आपकी कंपनी ग्रोथ कर रही है तो इसका कैसे पता लगाया जाए? इसके क्या क्या साइंस है? पहला, इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल डिपार्टमेंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आपके यहाँ जितने भी सेल्स हो रहे हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। अगर 2022 में आप 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स सेल करते थे, तो 2024 में आप 200 यूनिट्स ऑफ गुड्स सेल करते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपकी प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो इंक्रीज कर जाएगी। आप 2020 में 200 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर पाते थे, लेकिन आज 2023 में आप 1000 ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो आपकी ये क्या ग्रोथ हुई है? ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। और लास्ट है हमारा इंक्रीज इन इक्विपमेंट्स। थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपको बहुत इजी समझ में आ गया होगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। पहले 10 एम्प्लॉयज थे, अब आपके 100 एम्प्लॉयज हो गए। इससे क्या पता चलता है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ पे है। ठीक है। और फोर्थ है इंक्रीज इन इक्विपमेंट। पहले आपके पास 5 इक्विपमेंट थे, 5 मशीन्स थे, और जिसके मदद से आप सिर्फ 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर पाते थे। लेकिन आज आपके पास 15 इक्विपमेंट्स है, 15 मशीनरी है, और जिसके वजह से आप आज 500 यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चला? आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, पहला हमने पढ़ लिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं।
इसमें क्या आता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। मैं एक बार साइड हो जाता हूं और आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 सेकेंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं इसे रेज करता हूं। How many types of organization objective? There are 4 types. 4 नहीं बच्चों, 3 होते हैं, याद रखिएगा। ना ही 4 होते हैं, ना ही कभी 2 होते हैं, हमेशा 3 होते हैं। कौन कौन सा? ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। दूसरा हमारा आता है सोशल। इसमें पहला पॉइंट क्या है? एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट विथ इन द सोसाइटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब कहाँ ऑपरेट करती है? वो कहाँ ऑपरेट करती है? वो एक सोसाइटी में ऑपरेट करती है। हम कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में। आप कहाँ रहते हैं? सोसाइटी में। वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन भी सोसाइटी में रहती है। चलिए सेकेंड पॉइंट। Society also expect some benefits from the organization. Second point है, so society also expects some benefits from the organization. आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ ऑपरेट करती है? एक सोसाइटी में ऑपरेट करती है। तो वहां के जो लोग हैं, वहां के जो सोसाइटी है, वो भी तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगी। क्या एक्सपेक्ट करेगी? कि उसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिले, चीपर कॉस्ट पे हो, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दिए जाए, कंपनी कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करे, इको फ्रेंडली मशीन्स का यूज करे। ये सब एक सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन से। एंड it is the duty of organizations to fulfill their social responsibility. क्या लिखते हैं? एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब एक सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है आपसे कुछ, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन की ये ड्यूटी बन जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसे अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करना होगा। और याद रखिए बच्चों, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सोशल हो चाहे पर्सनल हो, आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी कंपनी को टॉप पे ले जाने पे बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज आप देखिए टाटा कंपनी को, टाटा कंपनी टॉप पे है क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो क्या करती है? वो सोसाइटी के लिए भी वर्क करती है। अभी जैसे कोरोना पीरियड आया था तो टाटा जी ने बहुत सारे डोनेशंस दिए थे, इससे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, ठीक है, और उतना ही फायदा होता है कंपनी को भी।
तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर कंपनी फुलफिल करती है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इट इंक्लूड क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इट इंक्लूड्स पहला जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहला कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दे। एम्प्लॉयमेंट और स्पेशली किसके लिए, बैकवर्ड रीजन पीपल के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, इन लोग के लिए स्पेशली, ठीक है। सेकेंड पॉइंट होगा प्रोवाइडिंग good quality of products at a reasonable price। सेकेंड पॉइंट बच्चों हमारा कहता है कि प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी को एक गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट दे रही है वो नो यूज के हो। नो यूज मीन्स वो आपके लिए बेकार हो। क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहिए, और क्वालिटी प्रोडक्ट भी किस रेट पर, ऐसा रेट जो सब लोग अफोर्ड कर सके, एट अ रीजनेबल रेट, रीजनेबल प्राइस। ओके। थर्ड पॉइंट होता है यूजिंग ऑफ eco friendly machines। उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने तरह के भी मशीन्स वो सब eco friendly हो। eco friendly का मतलब क्या होता है, eco friendly का मतलब होता है एनवायरमेंट फ्रेंडली, जो आपके एनवायरमेंट को हार्म ना करे। एंड लास्ट पॉइंट avoidance of unfair ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये क्या कहता है, ये कहता है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसका मतलब होता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी आप बाय और सेल का जो वर्क कर रही है वो फेयर मैनर में करे, अनफेयर से बिल्कुल ना करे, ठीक है। जैसे काला बाजारी ना करें, ये सब ना करें, मैल प्रैक्टिसेस ना करें, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का यूज करें, अनफेयर का तो बिल्कुल ना यूज करें। स्वयं श्योर बच्चों आपको सोशल ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सोशल पढ़ लिया और ऑर्गेनाइजेशनल पढ़ लिया, तीनों बच्चों ऑब्जेक्टिव बहुत इजी है और आप आराम से तैयार करिए क्योंकि अपने पास अभी बहुत समय है। अच्छे से 1 बाय 1 हर चीज को आप पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई चीज आप बच्चों छोड़िएगा मत, ठीक है। अब हम आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल
पर्सनल यानी इंडिविजुअल, ये दूसरा नेम है बच्चों, याद रखिएगा इसमें। पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट है एनी पर्सन हु join the organization has different background. इसमें कहता है कि एनी पर्सन हु जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट बैकग्राउंड्स। इसका मतलब होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत एम्प्लॉयज काम करते हैं, वो सारे ही एम्प्लॉयज अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं। तो उसी तरह कोई भी पर्सन जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहता है वो अलग अलग बैकग्राउंड्स का होता है। अलग अलग बैकग्राउंड मीन्स कोई रिच क्लास का है तो कोई पुअर क्लास का है, कोई मिडिल क्लास का है तो कोई शेड्यूल कास्ट का है तो कोई शेड्यूल ट्राइब का है। और वो क्यों जुड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन से? दे join the organization to satisfy their diverse needs. कोई भी इंसान जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है वो क्यों जुड़ता है? ताकि वो अपने डाइवर्स नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। अलग अलग डाइवर्स नीड्स होते हैं, जैसे किसी को सैलरी चाहिए होता है, किसी को स्टेटस चाहिए होता है, किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होता है, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए कलीग से, ठीक है, किसी को पॉलिसी चाहिए कि उनका जिससे ग्रोथ हो, डेवलपमेंट है। तो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं और उनके अलग अलग नीड्स होते हैं। They join the organization to satisfy their diverse needs. Check. These needs include, अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? पहला, सैलरी एंड पर्क्स। कुछ लोग सैलरी के लिए ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग पर्क्स के लिए। पर्क्स भी बच्चों एक टाइप का सैलरी होता है। कुछ लोग सोशल नीड्स के लिए ज्वाइन करते हैं। सोशल नीड्स क्या क्या आ जाएगा? सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम कलीग। कुछ लोग बच्चों सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग रिस्पेक्ट फ्रॉम कलीग। कलीग मीन सहकर्मी, आपके साथ जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनसे रिस्पेक्ट पाने के लिए कुछ लोग काम करते हैं। कुछ लोग स्टेटस पाने के लिए काम करते हैं। फिर कुछ लोग पॉलिसीज फॉर सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसी पॉलिसीज मिले जिसके वजह से आपका सेल्फ ग्रोथ, आप अपने सेल्फ डेवलप। कुछ लोग इसलिए ज्वाइन करते हैं ताकि उन्हें गुड एंड हेल्दी
कुछ लोग बच्चों इसलिए ज्वाइन करते ताकि उन्हें गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस मिले। देखिए बच्चों, ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करिए, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो आप भी बच्चों बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। जैसे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, से फॉर रैम्पस लिमिटेड, अगर वो आपको तरह तरह की फैसिलिटीज दे रही है, म्यूजिक का फैसिलिटी दे रही है अपने एम्प्लॉयज को, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दे रही है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, बर्डन बहुत कम है, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो फुल डेडिकेटेड हो जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत तेजी से ग्रो करती है इन कंपैरिजन टू दोज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एम्प्लॉयज के ऊपर वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं दी जाती है, जैसे पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड, ये सब नहीं दिया जाता। तो सभी एम्प्लॉयज ये चाहते हैं कि उन्हें गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस मिले। ये पॉइंट्स बच्चों आपको समझ में आ गई। और बच्चों याद रखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाए कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, तो आपको बताना पड़ेगा इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नाउ फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको आज के टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आपके कोई भी डाउट्स हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड स्टे हाइड्रेटेड टिल माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय।